हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी डेली आंसर राइटिंग। आज है मार्च 17 और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स के बेसिस में कौन से मेंस में के क्वेश्चन बन सकते हैं या उससे वैल्यू एडिशन हो सकता है। कल जो क्वेश्चन दिए थे काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का और आप लोग के आंसर राइटिंग इंप्रूव होते हुए मैं खुद देख रहा हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद डैट। देखते हैं कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कितने लाइंस अलॉटेड होते हैं। ये चीज़ आपको अभी तक पता चल जानी चाहिए। ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं जो 2-2 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से मार्क्स के लिए कितने लाइंस अलॉटेड होते हैं। अगर आप मेंस के जीएस और एसए के सैम्पल आंसर कॉपी देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वैसा ही मेंस का आंसर शीट आपको सीजीपीएससी के एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। देखते हैं आज के कौन सा क्वेश्चंस बन रहे हैं। पेट्रोल को लेके या क्रूड ऑयल को लेके रशिया और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि रुपीज़ में हम खरीदेंगे उनसे, तो इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है जो आ सकता है, जो कि आया भी हुआ है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। इतना बता दीजिए 8 नंबर में। ये पेपर 4 पार्ट 3 अप्लाइड साइंस एंड अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर पेपर 5 में हम लोग देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी इसको पूछा जा सकता है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, इसको आप 8 नंबर में बता दीजिए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आज के डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में, क्योंकि आज है थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे को डेली आंसर राइटिंग पॉज रहती है, क्योंकि संडे को जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो मॉक होगा, उसके लिए आपको स्पेस दिया जा रहा है। अभी होली है तो हो सकता है कि आपके जो मॉक टेस्ट है वो पोस्टपोन्ड हो, बट नॉनदलेस मेरी भी होली है तो मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करूंगा। तो 2 दिन आप लोगों को ब्रेक मिल रहा है, आराम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। फेस्टिवल सेलिब्रेट कई लोग नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेट मी टेल यू, हम में से जितने एस्पिरेंट्स हैं, हमने सबके सबने हर सारे इवेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों के शादी में गए हैं, मूवीज़ गए हैं, वेब सीरीज़ देखी है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि अगर आप डेली 6 से 7 घंटे दे रहे हैं सीजीपीएससी को, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू लैग एनीवेयर। कईयों को लगता है कि 3 दिन होली में ही ब्रह्म मुहूर्त है, अगर मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा तो यहाँ से जो जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो पढ़े हैं इन 3 दिन में वही आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने जो साल भर मेहनत कर रही है और जो 3 दिन आप अपना फेस्टिवल बचा के जो मेहनत करेंगे, डैट इज़ नथिंग, डैट इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू एनी रिजल्ट्स। जो आप साल भर करते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इन 3 दिनों में ना मिस करके, जो 3 दिन, अगर 365 दिन है, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करने के लिए सीजीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और ये फेस्टिवल के 3 या 10 दिन आपको लगता है कि मैं इतना पढ़ के एकदम निकाल लूँगा एग्ज़ाम, लोगों को मैं बताऊँगा कि इतना मैंने त्याग किया था अपने एग्जामिनेशन में, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी विजिबल इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट। क्योंकि बाकी जो 300 से 350 जो दिन है ना, वो आप अपने एकेडमिक्स में पुट कर रहे हो। इसके बाद इट डजेंट मैटर कि आप आपने 3 दिन क्या किया, 10 दिन क्या किया, इट डजेंट मैटर। तो मेरा एकदम हम्बल एडवाइस है, प्रैक्टिकल एडवाइस है, फेस्टिवल्स इंजॉय करिए। फेस्टिवल्स में पढ़ कर कुछ नहीं मिलना है, कुछ स्पेशल नहीं मिलना है, बल्कि आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि ये जो 3 दिन थे उसमें अगर मैं फेस्टिवल इंजॉय कर लेता, फैमिली के साथ रहता, फ्रेंड्स के साथ रहता, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि अब ऐसा है कि अब हम लोग पीछे देखते हैं तो इट डजेंट मैटर कि हमने फेस्टिवल इन्जॉय किया या नहीं किया। बस इतना मैटर है कि जो एक चीज़ मेरे को समझ में आई है इस पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में, ये है कि मेहनत जो करता है ना उसका आउटपुट मिलता है। जो कंसिस्टेंट मेहनत करता है, जो अगर डेली 4 घंटा पढ़ रहा है ना, वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 18 घंटे रोज़ पढ़ने वाले से ज़्यादा ही स्कोर करेगा। तो कंसिस्टेंसी में फोकस करिए। ये आर्बिटरी स्टैंडर्ड जो समाज ने बना के रखे हैं कि 18-18 घंटे रोज़ पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, ये कहीं मूवी नहीं देखा, इसने कहीं थिएटर नहीं गया, कहीं आउटिंग नहीं करी, इसने सारे फेस्टिवल्स मिस कर दिए, देखो कितना त्याग किया है इस बच्चे ने, ये जो स्टीरियोटाइप है ना, दैट डजंट वर्क। सिलेक्शन उसी का होता है जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता है डेली बेसिस में, जिसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जवाब आते हैं जो सीजीपीएससी पूछता है, और जो अपने मेहनत से कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर कर लेता है जिससे वो मेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बाकी के कंपैरिजन में। और इन आर्बिटरी स्टैंडर्ड्स जो है ना, एक टॉपर को जो स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि बहुत सीरियस होंगे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, फेस्टिवल्स में बहुत सेक्रीफाइस करेंगे, ये सब चीज़ सेकेंडरी है।
मेन चीज़ क्या है कि आपका अपने सिलेबस पे कितना ज़्यादा पकड़ है, आपने आंसर राइटिंग कितनी करी है, और आपको कितना अच्छा अनुभव है स्ट्रेस और स्पेस मैनेज करने का। दैट ओनली दैट मैटर्स इन CGPSC। तो बिल्कुल एंजॉय करिएगा फेस्टिवल, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है आपको। 2-3 दिन ब्रेक लीजिए, आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, प्रोबेबली आप मेंस के लिए भी बहुत पढ़ रहे होंगे। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। पुस्तक कॉपी साइड रखिए 2 दिन के लिए, कुछ नहीं होना है अगर आप 2 दिन पुस्तक कॉपी साइड रख देंगे तो। आपको बस फोकस करना है अपने लॉन्ग टर्म विजन पे। ये 1-2 दिन ना फेस्टिवल्स नाम बना के आप कुछ महान काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को बहुत जो नेसेसरी होता है, एक रिफ्रेशमेंट या फिर एक ब्रेक फ्रॉम रूटीन, उससे अपने आप को वंचित कर रहे हैं। तो बिल्कुल इंजॉय करिएगा। होली आ रही है, होलिका दहन होगा आज, कल रंग खेलेंगे, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए जितना ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो उतना करिएगा। तो प्लीज़ सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, इनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपके एकदम से 10-20 नंबर नहीं बढ़ने वाले इससे। ओके, कल के क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन थे 2। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ दिया है मैंने 2 नंबर में, एंड राइट अबाउट आर्टिकल 370 ये पूछ दिया है मैंने 4 नंबर पे। अब पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जब आंसर्स लिखते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। अगर फाइनेंस कमीशन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 280 के अंदर इसका प्रोविजंस है। दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी स्कॉलर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ कहा है, फॉर एग्जांपल अगर अगर वुमेन राइट के बारे में कुछ कहा है, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में अगर कुछ कहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ओज एन अपॉलजी टू LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। ठीक है, अब रिसेंट कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ है चल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोविंस से रिलेटेड तो वो बता दीजिए। अगर लैंग्वेज और टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ओपिन्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड सुप्रीम, तो ये पर्टिकुलर जो जार्गन्स है ना ये आपको पता होना चाहिए अपने अपने लैंग्वेज में। अगर हिंदी वाले तो उनके आई एम प्रिटी श्योर कि उनके में भी कुछ कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स होंगे, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर आंसर लिख रहे हैं पॉलिटी के तो इसकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है ना उसको आप पकड़ लीजिए। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड, प्रोविजन, ठीक है, रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन, इस प्रकार के जो कीवर्ड्स है ना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपको एक ना ढांचा देते हैं, एक फ्लेवर देते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग में। उसके बाद आपको एकदम क्रिस्प आंसर लिखना है। एवरी लाइन शुड बी इंफॉर्मेटिव। ये काफ़ी जनरल है लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ स्कॉलरली एप्टीट्यूड या फिर आपकी लेखन शैली का उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। आपका टेस्ट होता है कि आपको आर्टिकल पता है, प्रोविजन पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर टर्म्स को कैसे डिफाइन किया गया है, उसके बारे में क्या लिखा गया है, दैट्स इट। अब देखते हैं क्या क्या इसके मॉडल आंसर हो सकते हैं। यहाँ तनिषा का आंसर है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इन्होंने सबसे पहले आर्टिकल दे दिया है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि भाई क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 44 ऑफ पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, मेरिट, यूनिफॉर्म सिविल कोड विल एनेबल स्टेट टू गिव पीपल इक्वल स्टेटस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। गोवा इज द ओनली स्टेट दैट हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ओके चलिए ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स जो मैं करा सकता हूँ। ये मेरिट जो है ना इसमें ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उतना फेवरेबल नहीं माना है। ठीक है, उतना नेसेसरी नहीं माना है। तो ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड विल इनेबल द पीपल टू गिव इक्वल स्टेटस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये चीज़ तो आप नहीं लिखेंगे इन 4 लाइन में तो ज़्यादा सही रहेगा। गो वाला पॉइंट इट इज़ गुड। ठीक है, इसमें जो रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है आपके पर्टिकुलर आंसर में वो ये हो सकती है कि सबसे पहले आप लाइन में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल को सबसे पहले लिखिए। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव टू द स्टेट टू स्ट्राइव फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आर्टिकल 44 अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद डेफिनेशन लिखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। द सेम सेट ऑफ जेनरिक लॉस एप्लीकेबल टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, पहले में आपने आर्टिकल बताया, दूसरे में आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तीसरा आप बता सकते हो गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, या भी ये लिख सकते हो। और चौथा लाइन अगर जो है आपको लगता है कि ये वाली लाइन पुट करनी है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो।
यहाँ मैंने आर्टिकल दे दिया, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन बता दिया, यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई गोवा इज़ द ओनली स्टेट टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और लास्ट में जो भी आपके हिसाब से जो लाइन आना चाहिए वो लिख दीजिए। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहली लाइन में आर्टिकल, फिर सिंपल सा डेफिनेशन, फिर गोवा का एग्जाम्पल, और चौथा लाइन जो भी आप अपने समझ से बता सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। गोवा का एग्जाम्पल सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आंसर आप दे सकते हैं। इसमें मैं 1 नंबर दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अबाउट आर्टिकल 370। तो इन्होंने अपने आंसर में क्या लिखा है, आर्टिकल 370 इन द पार्ट इतना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ए स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, अकॉर्डिंगली ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू नॉट अप्लाई टू इट। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट इन द यूनियन टू हैव इट्स ओन सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी तो नहीं है, तो ये उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना, ये अभी तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं आगे आपने क्या किया है। नेक्स्ट क्या है, फीचर, स्टेट हैज़ ओन फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल रूल कैन नॉट बी इम्पोज्ड, गवर्नर रूल्स कैन बी प्रोक्लेम्ड। ये देखिए, ये जो है ना, ये पुराने स्टेटस हैं और ये चेंज कर दिया गया है अभी, तो ये आपको ना यहाँ पे नहीं लिखना था, और इसको लिखना भी था तो कैसे लिखना था बताता हूँ आगे आपको। रिवोक्ड, ठीक है, रिवोक्ड 5 अगस्त 2019 में रिवोक कर दिया गया। चलो अब मेरे हिसाब से अगर इसका आंसर लिखना चाहिए था तो कैसे लिखना चाहिए था मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको बताना था कि आर्टिकल जो 370 है ये एक टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। कीवर्ड क्या है, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है। आर्टिकल 370 क्या है, इट इज़ अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा लाइन, Recently, on August 5, 2019, the government of India revoked the special status of Jammu and Kashmir, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम बताना था, आर्टिकल 370 देन, आर्टिकल 370 नाउ। फिर यहाँ कंपेयर करके बता सकते थे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था अब नहीं है, फ्लैग होता था अब नहीं है, उसके बाद होता था कि भाई डुअल सिटीजनशिप होती थी अब नहीं है, ठीक है, स्पेशल स्टेटस था अब नहीं है, पहले स्टेट था अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ऐसा करके आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख सकते थे आर्टिकल 370 से। तो स्टार्टिंग में उसको मिल गया कीवर्ड, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनरी प्रोविजन है, यहाँ से उसको मिल गया करंट अफेयर, 5 अगस्त 2019 की बात कर दी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिख गई कि देन और नाउ के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा करके आपको पहले आंसर लिखना था, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जो नॉलेज है देन एंड नाउ और ये जो आइडिया है ना जमाने वाला, ये लोगों का डिफरेंट हो सकता है। मैं अलग टाइप से अप्रोच करता हूँ अपने आंसर राइटिंग को, आप अलग टाइप से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक पर्टिकुलर अच्छा तरीका हो सकता था पहले आंसर लिखने का, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एक कीवर्ड है, 5 अगस्त 2019 आना चाहिए, और 370 पहले क्या था और अब क्या हो गया है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। तो इतना ही कर दीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस। आपका जो पर्टिकुलर जो सब, ये शायद 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको दे देता हूँ लगभग, मान लीजिए 2 नंबर दे देते हैं आपको, ठीक है। इतना काफ़ी है, डिसहार्टेन नहीं होने का, एक नया अप्रोच सीखने को मिला है। और ये जो अप्रोच है ना, इनको एक ही बार सीखने का ज़रूरत होती है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको किक इन करेगा। नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आपको पूछेगा ना जिसमें कोई मेजर चेंजेस आए, तो ये देन और नाउ वाला जो इक्वेशन है बहुत अच्छे से आप बैठा लोगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा आइडिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल, सिंपल सा डेफिनेशन, यहाँ पे कोई एक और लाइन जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे गोवा का एग्जाम्पल। आर्टिकल 370 में टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन 5 अगस्त 2019, और इसमें आप कंपैरिजन बता दीजिए देन और नाउ में क्या है अंतर, ठीक है, इतना बता दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको अपने आंसर्स ड्रॉप करने हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो के मैं लिंक डालूंगा, उसमें नीचे कमेंट सेक्शन आएगा, यहाँ पे जाके आप अपने आंसर्स की PDF बना के ड्रॉप कर सकते हैं। पीयर टू पीयर रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, लोग आपको एडवाइस करेंगे आपके आंसर से रिलेटेड, और साथ ही साथ अगर आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे तो मैं खुद उसको देखूंगा, ठीक है। ये है, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर लीजिएगा कि जितने भी नोटिफिकेशन इसमें आएंगे। आज हो गया है थर्सडे, ठीक है, आज आपकी डेली आंसर राइटिंग हफ्ते की हो गई है। अब हम देखेंगे फ्राइडे को क्या चीज़ है।
फ्राइडे पे कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, हम देख लेंगे किस प्रकार की स्ट्रैटेजी है। अभी होली की हॉलीडेज आने वाली हैं, तो आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि वाला वीडियो में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लास्ट में सिंपल सा मोटिवेशन है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी पर्टिकुलर एग्जाम निकाल के, पर्टिकुलर पोस्ट लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं एंड रोज़ कोई ना कोई एक हायर लेवल होता है जिसमें आप अचीव करने की कोशिश करते हैं। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड एंड सेटल्ड इन योर लाइफ। तो सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल। प्रीलिम्स निकल गया तो दुनिया नहीं खत्म हो गई, मेंस अगर रुक गया तो दुनिया नहीं खत्म हो गई, इंटरव्यू के बाद अगर पोस्ट नहीं मिली तो भी दुनिया ख़त्म नहीं होती है। एक नया साल आएगा, एक नया नोटिफिकेशन आएगा, आप एक नया वर्जन खुद के में जाएंगे एग्जामिनेशन में और आप अच्छा अचीव करेंगे। तो कोई भी फेलियर है वो इतना बड़ा फेलियर नहीं होता जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है। आप यूट्यूब में सर्च करिएगा ओलंपिक्स मोटिवेशन, ऐसे कई लोग हैं जो वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, लेकिन उनको एक भी मेडल नहीं मिलता है। और जब लगता है कि इनकी एज हो चुकी है, इस साल तो वो नहीं जीत पाएंगे, उस साल वो गोल्ड मेडल जीतते हैं उस इवेंट में। तो वर्ल्ड की सबसे हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट जो 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, जो 4 साल 5 साल में एक बार होता है अगर कोविड आ गया तो, और उसमें इतना हाई लेवल ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस मेंटेन करना, मेंटल टफनेस मेंटेन करना 15 सालों तक, 20 सालों तक, और उसके बाद भी गिव अप ना करते हुए अपने आप को प्रूव करना कि आप पूरे दुनिया में बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट वर्ल्ड चैम्पियन आफ्टर 15 ईयर्स इज़ द करेज टू कंटिन्यू व्हेन इट काउंट्स। आपको हिम्मत रखनी है। सक्सेस मिलती है तो उसको फाइनल नहीं समझना है, अगर कोई फेलियर मिलता है तो ये नहीं समझना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपको एक नए जज्बे के साथ, करेज के साथ कंटिन्यू करते रहना है अपनी जर्नी। इसी पॉजिटिविटी के साथ अपना दिन स्टार्ट करिए। होली की अग्रिम बधाइयाँ सबको। इन्जॉय करिए फेस्टिवल, थोड़ा सा लाइट लीजिए और अपने लक्ष्य पे हमेशा नज़र गड़ाए रखिए। विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।